समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा यह जरिया है विदेशों में जो काला धन रखा है एफडीआई के माध्यम से उस 80% देश के बाहर काले धन को देश में लाने का। आज इस पे जवाब नहीं देते हैं कि आपने नोटबंदी कर दी लेकिन काला धन इस देश में नहीं आया। आज आप एफडीआई के माध्यम से उस काले धन को लाने का विचार कर रहे हैं, तो बताइए इस देश को कि उस समय आपने एफडीआई नहीं होने दिया 100%, आप आज 100% करके क्या नोटबंदी में नाकामी हुई काला धन लाने में, तो क्या ये एक और रास्ता है और आप मान रहे हैं काला धन है और एफडीआई के मामले से वो काला धन इस देश में वापस आ जाएगा। बाबा रामदेव को भी डर है कि बोलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह से आंसू लेकर विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बोलेंगे तो मार दिए जाएंगे फेक एनकाउंटर में, वो डर बाबा रामदेव को भी है। इतना ही नहीं, सीटू ने कहा है कि मेक इन इंडिया, सीटू लेफ्ट से जुड़ा हुआ मजदूर संघ है, उन्होंने भी इसका विरोध तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं। सीटू ने कहा मेक इन इंडिया के नाम पर डिस्ट्रॉय इंडिया की नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। ये मेक इन इंडिया का नारा दिया था, आइए भारत में चीजें बनाइए और विदेशों में जाकर बेचिए, लेकिन मेक इन इंडिया कहां है? कितने उद्योग मेक इन इंडिया के तहत लगे, कितनों को रोजगार मिला? कोई इसका जवाब भारत देश की सरकार के पास नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके भी घर में मैंने देखा, मैं माफी चाहूंगी, आपने एक दिन सुबह नाश्ते पे बुलाया था, आपके घर में बच्चे हैं, आपके बेटे के बच्चे, मैंने उनके हाथ में एक स्पिनर देखा था। अध्यक्ष जी बुरा मत मानिएगा, मेरी भी बहन का बेटा है, उससे मैं जब पूछती तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहता है स्पिनर ला दो मासी। मुझे समझ नहीं आया स्पिनर क्या है। लाल बत्ती पर चौराहे पर खड़े होते हैं, स्पिनर बिक रहे हैं। मैंने जब गूगल किया स्पिनर क्या है, ये स्पिनर चाइना से हर गली मोहल्ले में चौराहे पर लाल बत्ती पर बिक रहा है। ये चाइना से आया है, कैसे आया, किसने इजाजत दी, ये किसी को नहीं पता है। कौन से पिछले दरवाजे से, एफडीआई तो अब लागू कर रहे हैं, लेकिन आपने तो पहले दरवाजे जो है ये चाइनीज और दूसरी कंपनी उसके लिए खोल के रखे हुए हैं, जिसमें हमारा देश का छोटा व्यापारी इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में अपना धंधा नहीं चला पा रहा है। इसका कोई जवाब नहीं है। और उसकी कीमत देखिए, पहले लुभावने के लिए मैंने जब गूगल किया अध्यक्ष बहुत हैरानी हुई, मैंने एक आर्टिकल पाया, वो आर्टिकल अभी मेरे पास नहीं है। उस आर्टिकल में स्पिनर के बारे में जब जानना चाहा तो कहानी ये बताई गई, ये स्पिनर आप सारा दिन हाथ में घुमाते रहिए, उससे आपके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं और आपकी टेंशन चली जाती है। और इतना नहीं, इतना भी कहा कि कश्मीर में जो आतंकवाद है, इस स्पिनर को घुमाने से वो आतंकवाद, वो पथराव जो युवा बेरोजगार है, जो पत्थरबाजी कर रहा हिंसा पे, उस सब युवाओं के हाथ में कश्मीर में स्पिनर दे दीजिए इस चाइना का आइटम का, और वो जो है नौजवान पथराव करना बंद कर देगा। मैं जो सुन रहे हैं उन्हें सबको कहूंगी गूगल करिए स्पिनर के बारे में कि किस तरह से स्पिनर जो है चाइना से इंपोर्ट किया। बल्कि गुमराह देखिए खुलेआम हो रहा है, और ये भारत की सरकार मुख दर्शक बनकर इस तरह से इस देश को बर्बाद होते हुए, बिकते हुए इनके हाथों में वो देखना चाहती है। नहीं, बेच चुकी है, मैं कहूंगी क्योंकि फैसला अध्यक्ष जी हो चुका है। और जब मैंने आपको कहा ये चीजें गिनवाई कि कैसे अब 4 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार नहीं होंगे, कैसे छोटा व्यापारी बर्बाद नहीं होगा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। अरुण जेटली जी ने तो यहां तक कह दिया, विल अपोज, ये अरुण जेटली जी को कोट कर रही हूं, विल अपोज एफडीआई टिल माई लास्ट ब्रेथ, मैं अपनी अंतिम सांस तक, मरते दम तक एफडीआई के खिलाफ खड़ा दिखूंगा। आज वो अरुण जेटली जी देश के सामने बता नहीं रहे कि क्या हो गया। मनमोहन सिंह जी के दौरान जो एफडीआई आई थी वो देशद्रोही थी, देश को बेच रही थी विदेशों के हाथ में। आज आपके आते ही 50 से 100% होने के बाद वो देशद्रोही जो है एफडीआई, वो देशभक्तों वाली एफडीआई कैसे हो गई। सुषमा स्वराज जी ने कहा पार्लियामेंट में, सदन में अपने भाषण के दौरान कि मैं, अरुण जेटली जी और अडवाणी जी, देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को उस समय 12 की बात है, संसद में बयान दिया कि हम मिले, उन्हें समझाया कि बर्बाद कर देगा देश को, विदेशियों के हाथ बेच देगा। सुषमा स्वराज जी ने कहा, हमारी मनमोहन सिंह जी ने सुनी नहीं। लेकिन आज सुषमा जी जवाब नहीं देती कि जब 50% में देश बिक रहा था, आप अडवाणी जी और जेटली जी मनमोहन सिंह जी को मनाने के वो माने नहीं, आज मोदी जी को मनवा लीजिए। 50 से 100 नहीं, 50 तो रहने दीजिए, लेकिन आपने 100 कर दिया। लेकिन आज सुषमा स्वराज जी की भी हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ पाए। और सबसे बड़ी, मोदी जी का एक भाषण मैं चाहती थी चले यहां पर, आपने इजाजत नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के 12 में, भाइयों बहनों मित्रों, गेहूं कौन बेचेगा? विदेशी। दाल कौन बेचेगा? विदेशी। चीनी कौन बेचेगा? विदेशी। ये सब कहते कहते वो रुक गए और बोला, देश कौन बेचेगा?
उस समय जवाब नहीं मिला और ना बिका उस समय 2012 में देश। लेकिन आज अगर पूछेगा कि एफडीआई आने के बाद चीनी कौन बेचेगा, आटा कौन बेचेगा, तो लास्ट में लोग पूछते हैं देश कौन बेचेगा, तो मोदी मोदी करके नारे लगाते हैं। और मोदी भक्तों से भी पूछा, हम उन्हें भक्त कहते हैं जो इनके सामने बोलते नहीं है, जो अभी तक विरोध कर रहे थे एफडीआई का। अध्यक्ष जी, उनसे पूछा गया कि क्या हो गया, समझाएं तो सही, हम भी समर्थन कर देंगे कि जब 50% एफडीआई देश के विरोध में थी, विदेशियों के हाथ इस देश को बेचने की थी, अब क्या वो समझाई, वो समझाते नहीं, वो एक ही बात कहते हैं। अभी मैं देख रही थी न्यूज में, प्रकाश राज अपने बेंगलोर के कर्नाटका कोई फिल्म मेकर है, वो कहीं कोई कार्यक्रम करके गए बाहर, तो भक्तों ने जाकर गोमूत्र से वहां का शुद्धिकरण किया, उसको अभी पवित्र किया। ये बहुत हरकतें कर रहे हैं। तो जब भक्तों से पूछा कि एफडीआई फिर क्या हो गया, जवाब तो दीजिए। जो सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी ने, वेंकैया नायडू जी ने, इन सब ने बातें की थी सदन में खड़े होकर, इसका जवाब कह रहे वो हमें नहीं मालूम, हमने एफडीआई पर गोमूत्र छिड़क दिया, वो पवित्र हो गई है। ये बहुत आसान सा है, ये सही है कि हर चीज पर आप गोमूत्र छिड़क दीजिए, वो पवित्र हो जाएगी। ये इनके तर्क है, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। इसके पीछे जवाब क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में एफडीआई लागू करने का उनके ऊपर करेंसी क्राइसिस आ गया था, क्योंकि विदेशी अपना पैसा लेकर आए, जब मुनाफा हुआ, उन्हें लगा आर्थिक जो स्थिति वो कमजोर हो रही है, वो अपना सारा पैसा लेकर देश से वापस चले गए। आए, इन्वेस्टमेंट किया, मुनाफे का जब कमाने का और मुनाफे का शेयर उस देश के साथ बांटने का समय आया, उन्होंने बोरा बिस्तरी लपेटा। ये मैं नहीं कह रही, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का इतिहास कह रहा है, गूगल पे सब इसके बारे में जानकारी है। आज देश के प्रधानमंत्री हमें बताने को तैयार नहीं है कि आज हवाई जहाज को लेकर हमारी जो एविएशन है उसमें 100% कर दिया आपने, डिफेंस में 100% कर दिया आपने, रिटेल में 100% कर दिया। सर, जापान के लोग अभी आकर बैठे थे, ये सब लिखा हुआ है कि जापान में जब एफडीआई, उस दौरान जो भी कंपनीज थी, उन्होंने वहां के हाई ऑफिशियल्स और पॉलिटिकल बॉसेस को अप्रोच करके करप्शन के रास्ते से वहां पर अपने जिस तरह से भी अपने पैसे को लगाने की कोशिश की, और करप्शन भी एक सबसे बड़ा, उसको लेकर क्या इनकी है कि एफडीआई 100% आएगी तो आपके पॉलिटिकल लीडर, आपके जो भी अधिकारी है वो इस तरह से हिस्सा नहीं बनेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे दोबारा कह रही हूं, इस पे जवाब भारत की सरकार को एफडीआई पे देना होगा कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन के पीछे कारण है, तो वो कारण है क्या? जब 49% था तब देशद्रोही था, 100 पे नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत मोटी, जैसे चाइनीज स्पिनर्स की मैं आपसे बात कर रही हूं, आपसे मैं इस तरह से। और हम सबसे बड़ी बात, 31 मार्च 2014 को जब चुनाव चल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के मैदान में थे, हर जगह जाके भाषण दिए, मनमोहन सिंह जी एफडीआई ले आए हैं, हम आएंगे, एफडीआई को खत्म कर देंगे। 50 से खत्म करने की बात थी, 50 से 100% कर दिया। 31 मार्च 2014 को 8:20 पर रात को हमारे जो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2014 में ये कह दिया था कि ये कोरे भाषण है, ये कोरी जुमलेबाजी है, आप देख लीजिएगा, देश सौंप कर देखिए, ये 100% यूटर्न मारेंगे और एफडीआई को खत्म करने की बजाय पूरे देश पे लागू कर देंगे। 31 मार्च 2014 को श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किया गया रात को 8:20 का ट्वीट आज सच होकर देश के सामने खड़ा हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ। आधार देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब लागू किया था, सदन नहीं चलने दिया इन लोगों ने। मैं देश के सामने सिर्फ इनकी हकीकत रख रही हूं, उन्हें बेनकाब कर रही हूं। इनकी कथनी और करनी के फर्क को देश को जानना जरूरी है कि आधार कार्ड का विरोध करने वाले ये थे और आज आधार कार्ड को किसी भी स्तर पर लागू करने वाले भी यही लोग हैं। अध्यक्ष जी, बस 1 मिनट, मनरेगा पे आऊंगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका विरोध इन्होंने किया था और आज यही वो पार्टी है, यही वो सरकार है जो मनरेगा को भी लागू करने में जो है आज सोचती है कि बेरोजगारी आगे ही इतनी है, मनरेगा को भी खत्म कर दिया तो और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये यूटर्न आधार पर लिया, ये यूटर्न इन्होंने मनरेगा पर लिया, ये यूटर्न इन्होंने जीएसटी पर लिया, हम लोगों ने देखा है। और अब यही बड़ा यूटर्न ये सरकार जो है वो एफडीआई पर ले रही है। आज इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक के मन में एक डर समा चुका है। मैं फिर कह रही हूं, इनका विरोध करना होगा और विरोध अगर हम लोग इसका समर्थन चाहते हैं कि आप देश का विपक्ष भी इनका समर्थन करे, तो सिर्फ एक निवेदन है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि हमें बता दीजिए जो आपकी चिंताएं 2012 में थी, आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, वो चिंताएं जो है बेरोजगार होने की वो कैसे खत्म होगी। देश और ये सदन आदरणीय मनमोहन मोदी जी से चाहता है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदर्श शास्त्री जी। बहुत धन्यवाद।
अध्यक्ष महोदय, आपने एफडीआई सदन का समय है।